वीरेंद्र सहवाग जी, आपका स्वागत है अमर उजाला संवाद स्वर्ण शताब्दी समारोह में। और ये स्वर्ण शताब्दी है भारत की भी, अमर उजाला की भी। और ये जो गठबंधन है ये देश को और अमर उजाला को उनके पाठकों के जरिए बहुत आगे ले जाएगा। आप इस कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवालों के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले जो लास्ट सेशन था मेरे ख्याल से उसके बारे में चर्चा करना जरूरी है कि जो आखिरी में जिस तरह से कार्निक जी ने इसको संपन्न किया और जो अणुओं का कंपन था इस हॉल के वो बदल गया था। सभी लोग यहाँ पर जो थे वो एकदम शांत चित्त हो गए थे। वहीं से शुरुआत करते जहां वो खत्म किया था। सहवाग जी, क्रिकेटर होता है उसकी लाइफ भी बहुत कठिन होती है, बहुत अनुशासन में बंध के उसको, किसी भी खिलाड़ी को अनुशासन में बंध के काम करना होता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्रिकेटर की लाइफ क्या बदल जाती, अनुशासन टूट जाते? नहीं, ऐसा नहीं है। एक खिलाड़ी जब वो 16-17 साल की उम्र से खेलना शुरू करता है तो उसको एक अनुशासन में रहना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैचेस में जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो एक अनुशासन में रहता है। जब वो भारत के लिए खेलता है तो वहाँ उसका एक अलग डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि तब वो स्कूल नहीं जा रहा था, उसको पढ़ाई की चिंता नहीं है। तब उसको सिर्फ एक कि मेरा शरीर बेहतर रहे, मेरी प्रैक्टिस अच्छी रहे, ताकि मैं मैच खेलूं, मैच में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। तो उसका ध्यान सिर्फ उस पर रहता है और उसमें डिसिप्लिन रहना जरूरी है। जब एक खिलाड़ी रिटायर होता है, हालांकि वो रिटायर बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि साल है, लेकिन आप 35 साल की उम्र में रिटायर कह देते कि मैं रिटायर हो गया, तो उसके बाद लाइफ में बदलाव आता है। क्योंकि जब आप इतना व्यस्त होते हो भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए या कहीं आईपीएल में खेलने के लिए, सडनली आप कहीं नहीं जा रहे, तो वो उसको कोप अप करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आजकल वो भी ऐसा हो गया कि इतनी क्रिकेट हो रही है तो कमेंटेटर बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों की जगह चाहिए, तो और हर लैंग्वेज में कमेंट्री हो रही है। तो वो एक और प्लेटफॉर्म खुला है क्रिकेटर के लिए कि भाई किसी भी मैच में आप देखेंगे हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, इन लैंग्वेज में कमेंट्री होती है। तो कितने सारे क्रिकेटरों को आना पड़ता है हर देश के कोने से उस कमेंट्री बॉक्स में बोलने के लिए। तो वो एक नया जो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, क्योंकि जो काम मैं क्रिकेट फील्ड पर नहीं कर सका, मैं खुशी जरूर दे रहा था चौके छक्के मारकर, लेकिन उन्हें हंसा नहीं पाता था। लेकिन कमेंट्री बॉक्स में जरूर कुछ ऐसे किस्से कहानियां सुनाता हूँ जो देखने वाला मैच सुन के हंसता भी है और मैच का मजा भी लेता है। तो आपको कौन सी भाषा में तो बड़ा मजा आया मुझे। मैंने 10 दिन जियो पे लगभग हरियाणवी में कमेंट्री की है मैचेस। उसका तो टुकड़ा हो जाए, आप तो हरियाणा में ही है और यहाँ पर हरियाणा के लोग भी ज्यादा है। अगर मुझे कुछ दिख रहा होता तो मैं जरूर हरियाणा में पहुंचा था, बट अभी अगर मैं वैसे कहूँ तो मुझे कमेंट्री करनी पड़ेगी हरियाणा में, थोड़ा मुश्किल होगा। बट मैच के टाइम में भाई बड़ा तो सुस्ता लटका रहा है छोरे। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि सहवाग जी से, वीरेंद्र सहवाग जी से इसी तरह की बातें सुनने के लिए लोग यहाँ पर उत्सुक है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपकी जो सोशल मीडिया के चौके छक्के है वो क्रिकेट के मैदान के चौके छक्कों से कतई कम नहीं है। सोशल मीडिया इतना था, इतनी अहमियत कोई देता नहीं था। सोशल था जरूर प्रेजेंस थी सोशल मीडिया की, लेकिन कोई इतनी अहमियत नहीं देता था। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया या बहुत लोगों को सोशल मीडिया का तो मैं भी आया। मुझे लगा कि मैं सोशल मीडिया पर क्या कर सकता हूँ, मतलब जो मेरे दिल की बात है वो बोल सकता हूँ। तो मैंने शुरुआत की कि यार सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन तो सब मनाते हैं, पूरे देश मनाते हैं, लेकिन और किसी प्लेयर का नहीं मनाया जाता। तो मैंने ऐसी विशेष करनी शुरू करी कि जिससे लोगों को लगे हाँ यार ये कुछ नया है। तो जब पहला मैंने ट्वीट डाला किसी के बर्थडे पे, शायद रोहित शर्मा का था, और मैंने लिखा कि रोहित शर्मा पैदा हुए तो डॉक्टर ने कहा कि ये लड़का नहीं हुआ है, हिटमैन हुआ है। तो ट्वीट काफी फेमस हुआ। तो उसके बाद लोग बोल रहे हैं हाँ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है। 5-6 मिलियन की फॉलोइंग थी मेरी उस समय, और जब लोग करने शुरू की उससे सीधा 30 मिलियन तक पहुंचा। तो मुझे भी नहीं पता चला कि ऐसा लिखा है कि लोगों को इतना पसंद आएगा कि फैन फॉलोइंग मेरी सोशल मीडिया पर। जो मेरे दिल में लिख देता हूँ, कभी नहीं सोचता ये किसी हर्ट करने के लिए लगता, क्योंकि ये मेरे दिल की बात है, मैंने लिखी है, मुझे लगता है ये सही है। वो लोगों को पसंद आती है, उसका प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे। मैं कोई इन्फ्लुएंस, मैं कोई नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, अपने दिल की बात लिख देते कह देते हैं। कई बार उल्टी भी पड़ी
हाँ, कई कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई, मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अच्छी चीजें कम हाईलाइट करता है, खराब चीजें ज्यादा जल्दी हाईलाइट। तो और उन्होंने कुछ लिखा कि भाई मेरे फादर को पाकिस्तान ने नहीं वॉर में मारा, तो मैंने लिखा हाँ, 300 रन बनाए मेरे भाई बनाए। तो कंट्रोवर्सी इतनी हुई, उस समय काफी लाइमलाइट में रही, बट मुझे ऐसा लगा कि मजाक कर मजाक से मुझे मैं मजाक कर सकता हूँ, लेकिन लोग किस वे में उस मजाक को ले रहे हैं नहीं पता। मेरे को उनका कभी लोग अपनी संस्कृति अपनी कुछ कुछ नाराज भी हुए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है, लोग आपके मजाक को पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या ये सेंस ऑफ ह्यूमर आपका घर में चलता है? क्योंकि घर में तो किसी और की चलती है। ऐसा किसके घर में चलता है सेंस ऑफ ह्यूमर? हर एक के घर में दूसरी की चलती है। या शादी में होती शादी है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मैं स्टोरी वहाँ वो तो मजाक नहीं कर सकता कि वहाँ बोलने का तो सजा ज्यादा लंबी मिलती है, पब्लिक में बुरा लगा तो सजा कम मिलती है। कभी सजा होगी आपको या बच गए बाल बाल? नहीं, अभी तक तो बचा हुआ है, अभी तक बचाव नहीं कर रहा हूँ, बचा ही रहूँ कि सजा ना मिले, बट मियाँ बीवी में तकरार तो होती रहती है, ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हुआ कि मजाक भारी पड़ गया हो लेकिन आप बच बड़ा के है निकल गए? बड़ा है। तो क्या था वो किस्सा? मैं शादी में एक नंबर लगा था, किसी दोस्त का नंबर मेरी बीवी मेरी 24 डिग्री है, तो मेरी माँ ने 2 नंबर लगवा दिया, मेरी बीवी ने 40 नंबर लगाओ। तो उस सास बहू के झगड़े में मैं बीच में फंस गया। मैंने 40 की बैटिंग करते 2 महीने 40 की फील्डिंग करता, दोनों को खुश रखता था, पर फिर भी वो नाराज रहती थी कि नहीं तो तुझे 2 ही पहनना चाहिए, मैंने तुझे 40 ही पहनना चाहिए। तो माँ और बीवी को खुश करने के लिए मैंने बगैर नंबर की टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया। तो 2011 वर्ल्ड कप में मैंने बगैर नंबर की टी शर्ट पहनी, तो मैं खुश हूँ, कोई लड़ाई नहीं है। आपको क्रिकेट से संन्यास लिए तकरीबन 9 साल, अब इन 9 सालों में क्रिकेट भी काफी कुछ बदला है। क्रिकेट की जो आज की स्टेज है, जो प्रगति है, उसको किस तरह से? क्रिकेट में बहुत बदलाव हुआ है, जब से मैंने छोड़ा है क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, टेस्ट क्रिकेट भी बहुत फास्ट हो गई है, देखने में मजा आने लगा है। अब फाइनेंशियली भी बहुत इम्प्रूव हो गई है क्रिकेट में। भारतीय टीम सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, भारतीय प्लेयर को सबसे ज्यादा मैच में खेलने के लिए वो बहुत बदलाव आया है। और भारत का टैलेंट पूल है वो बहुत बढ़ गया। पहले हमारे टाइम में 25 प्लेयर होते थे, अब देखिए हर आईपीएल टीम में 7 चाहिए, तो 10 प्लेयर तो 70 प्लेयर के साथ आपको 15 प्लेयर पिक करने होते हैं, तो बहुत आसान काम कर रहे हैं आप सिलेक्टर्स के लिए भी। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उसका, आईपीएल परफॉर्मेंस, और आप बड़े आराम से फिर भी इसमें लोग कहते हैं उसका सिलेक्शन इसका सिलेक्शन हुआ, तो इतना टैलेंट है हमारे पास। ये बदलाव पिछले 10 साल में मैंने देखा है, क्योंकि पहले बहुत बहुत देखने को मिलता था। पहले आप देखते थे कि 15 या 20 प्लेयर में से ही हम लोग खेलते थे। आज के लिए तो आप दो टीम बना सकते हैं और कितना अच्छी चलती है। जब भी हमारे सीनियर प्लेयर को ब्रेक मिलता है तो नए प्लेयर जाते हैं, तो वो भी सीधी जीत के आते हैं, जिम्बाब्वे जाए, वेस्ट इंडीज जाए, श्रीलंका जाए, कहीं भी जाए। ये बदलाव हमने पिछले 10 साल में देखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बदलाव हुआ भारतीय टीम में। और उम्मीद करता हूँ ये बदलाव आगे से कि वो करेंगे और बढ़ता है। और अब तो हर स्टेट अपनी स्टेट कराने लगा, जिससे और ज्यादा टैलेंट उभर कर आएगा, आगे आएगा भारतीय टीम के। एक बड़ा बदलाव जो मैंने महसूस किया, आपने भी महसूस किया होगा, महिला क्रिकेट शुरू हो गया, वुमेन क्रिकेटर्स को प्रमोशन मिलने लगा है, उनके मैचेस होने लगे, आईपीएल की तर्ज पे होने लगा है। क्या आप ऐसा देखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि वुमेन क्रिकेटर ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे? देखिए ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, पर ये एक बहुत अच्छा साइन है कि भारतीय महिला टीम जो है उसको भी पैसे मिलते जितने भारतीय महिला टीम को मिलते हैं। तो ये एक बदलाव है, भारतीय महिला टीम की जो फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो वो एक है कि अगर आप गेम बेहतर खेलोगे तो आपकी फैन फॉलोइंग जरूर बढ़ेगी, लोग आपको देखना चाहेंगे। हम लोग बैठ के देखते हैं जब हमारी महिला टीम खेलती है वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हम भी चाहते हैं कि वो जैसे भारतीय टीम वो भी जीते। अगर वो जीतेंगे तो इस टीम को ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड
महिला टीम में, वैसे आने वाले टाइम में भारत डोमिनेट करेगा तो ये और महिला तो वो मैं देखना चाहता हूँ। इस तो ज़्यादा नहीं रहता कि वो कर जाएंगे, जाएंगे, वो कहना गलत होगा। इसलिए कि हाँ, अगर वो बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे तो उनका नाम होगा, उनको और जो भारत में लड़कियां हैं इस खेल को अपनाएंगी ताकि वो भी अपना भविष्य सुधार सकें। हालिया व्हाइट बॉल क्रिकेट का अंदाज एकदम बदला है, खिलाड़ियों पर भी दबाव है कि वो सहभागी अंदाज में खेले, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए व्हाइट बॉल तो है ही एंटरटेनमेंट ना, या किसी और देखिए तो आपको वो तो चौके छक्के अगर मारेंगे तो आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ेगी, अगर आप क्रिकेट देंगे तो फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ेगी। तो व्हाइट बॉल हमेशा एंटरटेनमेंट में आता है क्रिकेट में। और आज की डेट में तो आप देखें आईपीएल में सारे प्लेयर 30-40 बॉलों में शतक बनाने की है, तो भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप तो उससे और एक्सपीरियंस आई है और लोगों को नया किसी मंदिर रोहित शर्मा T20 में भी बड़े-बड़े मैच बनाए और बहुत तो वो बात चलती है। ये टीम की फॉर्मेट देखने में बड़ा जैसे मेरा प्लेयर फॉर्मेट का टेस्ट क्रिकेट है, अब भी T20 देखने में काफी हाल ही में देखा गया कि टेस्ट क्रिकेट जो 2.5 से 3 दिन में खत्म हो गए, क्या ये T20 का असर है टेस्ट क्रिकेट पर भी कि प्लेयर्स जल्दी-जल्दी फटाफट अंदाज में खेल रहे हैं और पिच पर टिक नहीं पा रहे? ये बल्लेबाजों का माइंड जरूर चेंज हुआ है T20 से, क्योंकि T20 में 20 ओवर में आप 200 रन बनाते हो तो वो माइंडसेट आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो जरूर बदला है। पहले होता था 2 रन 3 रन प्रति ओवर बनते थे, अब वो ही 4 से 5 रन प्रति ओवर या 6 रन प्रति ओवर भी बनने लगे हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिससे कि जल्दी रन बनते हैं, रिस्क भी है, आप आउट भी होते हो, इसलिए शायद जल्दी रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं कि 3 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे, जो कि एक अच्छा भी है, एंटरटेनिंग भी है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखने जा रहे हो तो आपको मजा आ रहा है वहां पर, क्योंकि आउट भी हो रहे हैं, रन भी बन रहे हैं, जिसके लिए आप गए हो वो आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे खुद काफी मजा आता है जब टेस्ट क्रिकेट होती है, तो मैं टीवी के आगे बैठ जाता हूँ, देखता हूँ। एक समय होता था भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे और स्पिनर्स के खिलाफ सबसे मजबूत जो बल्लेबाजी क्रम होता था भारत के पास होता था, लेकिन हालिया दिनों में देखा गया कि भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, उनके आगे बेबस नजर आते हैं। इसका एक कारण है कि जितनी व्हाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा होगी उतनी स्पिनर्स कम आएंगे, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या आप 24 बॉलें डालते हो, बचने को डालते हो, फ्लाइट नहीं करते हो, तेज से डालते हो, तो आपके अंदर वो स्किल नहीं आती कि आप बल्लेबाज को आउट कर सको। तो मेरे ख्याल से वो एक कारण हो सकता है। और जो इंडियन टीम के टॉप प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी कम खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको ज्यादा स्पिन खेलने को मिलती है बजाय कि इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो भी एक कारण शायद मुझे लग सकता है। बट मुझे लगता है कि क्वालिटी स्पिनर भी ऐसे है नहीं भारत में अभी, जो जिनको आप मैं देख रहा हूँ कि जो अगर अच्छी विकेट मिलती है हमें जिस पर वो स्पिन अच्छी करे, फ्लाइट अच्छी करे और वो बैट्समैन करते हैं। बट अगर वापस आपके सवाल कर रहा हूँ कि स्पिनर, क्योंकि हमारे टाइम में राहुल द्रविड़, तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण, युवराज, ये सब लोग, हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे क्योंकि T20 फॉर्मेट में, तो जब ब्रेक होता था हमें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, चाहे वो 1 डे खेले चाहे वो 4 डे खेले, और उसमें काफी स्पिनरों को खेलते थे। तो आज का शायद वो टाइम कम मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर को, क्योंकि इंटरनेशनल ड्यूटीज में इतना बिजी है कि उसका आईपीएल है, तो वो शायद डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, जिससे उसकी स्किल्स वो स्पिन को खेलने की इतनी डेवलप नहीं होगी। अच्छा, T20 का असर टेस्ट क्रिकेट पर बहुत ज्यादा पड़ा है, आईसीसी भी चिंतित है इस बात से, कुछ बदलाव करने के विचार भी आ रहे हैं, लगातार सजेशंस भी आ रहे हैं, किस तरह के बदलाव आप देखते हैं? मैं उनसे 1-2 बार मिला हूँ, तो जो रिस्पेक्ट उन्होंने एज अ सेक्रेटरी बीसीसीआई की प्लेयरों के प्रति या मेरे प्रति दिखाई वो बहुत बढ़िया है, और गेम को आगे ले, जब से शायद वो सेक्रेटरी बने पिछले 6 साल में, तो जो रेवेन्यू है बीसीसीआई का वो भी काफी बड़ा है। अगर आप टीवी राइट्स की बात करें, चाहे वो बीसीसीआई के हो चाहे वो आईपीएल के हो, तो टीवी राइट्स भी काफी बड़े हैं, स्पॉन्सरशिप भी काफी बड़ी है, पैसा काफी आया है उनके टेन्योर में और उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। स्टेट को पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अपने ग्राउंड को अच्छा बनाए, अच्छी फैसिलिटीज दे ताकि और क्रिकेटर निकल सके स्टेट से, तो वो काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया। अभी आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो वहां से भारत को और बेनिफिट होगा। जी, गौतम गंभीर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आई है, हेड कोच हो गए हैं वो, क्या चुनौतियां आपको दिखती हैं उनके कंधों पे इस समय है?
आई थिंक मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा चुनौती है, क्योंकि सब लोग वहाँ प्रोफेशनल्स हैं, खिलाड़ी, उनको मालूम है हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उन्हें उन्हें मालूम है कि हमारा रूटीन क्या है, हमारा रोल क्या है, वो है। गौतम गंभीर के आने से ये है कि एक क्लैरिटी और मिल जाएगी प्लेयरों को, कि आपका ये रोल है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो वो एक बेनिफिट देगा भारतीय टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की चुनौतियां कम होंगी, खिलाड़ियों की चुनौतियां ज्यादा होंगी, क्योंकि अब उनसे उम्मीदें होंगी T20 वर्ल्ड कप जीते, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, या हम लोग 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते दोबारा, या टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते। तो वो प्लेयरों से ज्यादा उम्मीदें होंगी, चुनौतियां होंगी, बजाय की कोच की। कोच तो उनकी मदद करने के लिए वहां पर है। आपने अपने आप को कमेंट्री तक सीमित रखा है। अब एक सवाल ये है, लोग बार बार पूछते हैं, क्या आईपीएल में किसी टीम के कोच के तौर पर या भविष्य में इंडियन टीम के कोच के तौर पर आपको देखेंगे कभी? अगर इसका जवाब आप हरियाणवी कमेंट्री के अंदाज में दे पाए। आई थिंक मुझे लगता है कि इंडियन टीम के लिए तो नहीं, अगर आईपीएल के टीम के लिए किसी के लिए कोच की अपॉर्चुनिटी आती है तो जरूर मैं देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इंडियन टीम का कोच बनता हूँ तो वापस वही आपका रूटीन हो जाएगा। 15 साल आप इंडियन टीम के लिए खेले हो, 8 महीने बाहर रहे हो, घर से, फैमिली से दूर रहे हो। अभी मेरे बच्चे 14 और 16 साल के हैं, मेरी जरूरत है उन्हें, क्योंकि वो दोनों क्रिकेट खेलते हैं, एक ऑफ स्पिनर है, एक ओपनिंग बैट्समैन है, तो उनको क्रिकेट सिखानी है, खिलानी है, तो अभी उनके साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करना है। अगर मैं भारतीय टीम की कोचिंग की तरफ देखूं तो वो 8 महीने बाहर रहते हैं, तो वो टाइम फिर मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाऊंगा। तो लेकिन हाँ, अगर किसी आईपीएल टीम की कोच की या मेंटोर की पोस्ट मिलती है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो जरूर मैं सोचूंगा उसके बारे में। जी, क्या आपको लगता है सही वक्त आ गया है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों के क्रिकेट कप्तान अलग अलग हो, टीमें अलग अलग हो, 2 टीमें खेले? हो सकता है, वो तो बहुत टाइम से ऐसा होता है, हमारे टाइम में भी था कि वनडे टीम और टेस्ट टीम के खिलाड़ी बदलते थे। कुछ खिलाड़ी टेस्ट और वनडे दोनों खेलते थे, कुछ खिलाड़ी सिर्फ वनडे खेलते थे, कुछ खिलाड़ी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। तो वो समय वो जरूर बदलाव लाया जा सकता है, और इसी तरीके से खिलाड़ियों को रेस्ट भी दिया जा सकता है। जो वनडे क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हैं, तो उनको रेस्ट भी इसी तरीके से मिल सकता है, और वो होना चाहिए, क्यों नहीं। और देशों ने तो अपनाया है, उन्होंने तो 3 कैप्टन बनाए हैं, रेड बॉल का, फिर एक 50 ओवर का, फिर एक वनडे T20 का। तो भारत भी वो सोच सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बदलाव ही तो सही है। तो बदलाव तो होता रहता है, जैसे जैसे आप समय बढ़ता रहता है उसके साथ बदलाव आते रहते हैं, और बदलाव करना कोई बुरी बात नहीं। जी, मैंने कहीं पढ़ा कि जब आप पिच पे होते थे, मैदान पर होते थे और रन अच्छे नहीं मार पा रहे होते थे, तो आप भजन गाने लगते थे। तो कौन सा फेवरेट भजन था आपका? ऐसा होता है, जब हम लोग बुरे वक्त में तो भगवान को याद करते हैं, अब हम यहाँ अच्छे वक्त में बैठे हैं, कौन भगवान को याद कर रहे हैं? कोई भी नहीं भगवान को याद करता। जब बुरा वक्त आता तब याद है, भगवान ये कैसा वक्त दे दिया तूने। तो मेरे भी जब रन बनते थे तो मैं भी गाने गाता, चिट्टियां कलाइयां वे। जब रन नहीं बनते थे तब भगवान याद आते थे, 300 साल गुरु दे नाल, हर वेले हर दम गुरु दे नाल, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। तो ये भी गुनगुनाता था मैं। मुझे लगता था कि शायद साईनाथ गुनगुनाने से मेरे रन बन जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। वो कहते एक दिन के गुणगान से कुछ नहीं मिलने वाला, लाइफ में आपको रोज गुणगान करना पड़ेगा भगवान को, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। तो वो समय भी देखा मैंने, जब रन नहीं बनते थे तो प्रार्थनाएं शुरू हो जाती थी, भजन शुरू हो जाते थे। बट अच्छी बात यह कि वो समय कम रहा है मेरी लाइफ में, तो वो एक अच्छी बात है। भगवान की कृपा रही है, लोगों का प्यार मिला, ब्लेसिंग मिली है, तो उसकी वजह से वो कम टाइम देखने को मिला, कम भजन गाए मैंने ग्राउंड पे। आपके बारे में कहा जाता है कि आपका आवाज अच्छी है, आप गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया सिंगर हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपने एक्सपर्ट कमेंट देने आया हूँ क्रिकेट के। अगर यहाँ गाने के लिए बोलोगे तो इनवाइस डबल हो जाएगी। ये ये इशारा है हमारे लिए। इशारा है, अगर हिमांशु जी बोले कि मैं गाना गुनगुनाऊं और मुझे एक और इनवाइस रेज करने का मौका दें तो मैं जरूर गुनगुना हिमांशु सकता जी हूँ। कहाँ है? जरूर गुनगुना सकता हूँ। बट मैं सच्ची बताऊं तो हर कोई गाता है अपने हिसाब से, कोई बाथरूम में गाता है, कोई रात को बेड पे सोते हुए गाता है, कोई सुबह उठते हुए गाता है। लेकिन मैं उतना अच्छा सिंगर हूँ नहीं जितना लोग मुझे बनाते हैं। हाँ, बट मैंने गुनगुनाया बहुत है, खेलते हुए बहुत सारे गाने गुनगुनाए किशोर कुमार के, क्योंकि म्यूजिक ही एक ऐसा वो कह लो कि म्यूजिक अगर आप सुनते हो तो आप किसी भी मूड में हो तो आप एक अच्छे मूड में आ जाते हो, अगर आप गाने सुनते हो। तो मेरे साथ तो ये होता है, मैं दुखी हूं तो भी मैं कोई भी म्यूजिक लगाऊं तो मेरा दुख दूर हो जाता है, मैं सुखी हूं तो और मजा आता है मुझे गाने सुनने में। तो आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो बदल जाता है जब आप गाने सुनते हैं, तो म्यूजिक में वो पावर है। तो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ कि किशोर कुमार के पुराने गाने, जब भी मूड खराब हो कुछ हुआ तो हर टाइप के गाने
हर मूड के हिसाब से गाने हैं किशोर कुमार के, वो सुनने लग जाता हूँ। खराब मूड है तो अच्छे मूड वाले सुन लेता हूँ, अच्छा मूड है तो और बेहतर वाले सुन लेता हूँ। आपने जब 300 रन बनाए तो आपको मुल्तान का सुल्तान की उपाधि दी गई, आपको याद है किसने दी थी ये उपाधि? ये तो याद नहीं है, बट ये तो अखबार में आया था, मीडिया ने दी थी, तो मेरे ख्याल से वो मीडिया में किसी बंदे ने बोला होगा, मुल्तान का सुल्तान हेडलाइन दी होगी, तो उससे वो बड़ा फेमस हो गया। मुल्तान के सुल्तान के बाद होड़ लग गई थी मीडिया में कि अब सहवाग को अगला नाम क्या दें, तो फिर किसी ने नवाब ऑफ नजफगढ़ का नाम दे दिया। तो ये मीडिया के नाम दिए हुए हैं इसमें, मुझे ये तो याद नहीं किसी ने पर्टिकुलर एक मीडिया के बंदे ने दिया हो, बट काम मीडिया का ये आज भी है। यहाँ से हम जब जाएंगे तो कोई ना कोई हेडलाइन तो जरूर बनेगी। तो जब आप मैदान पे होते थे तो सबसे ज्यादा आपको किस बॉलर का भूत बनाने में मजा आया? वैसे तो सभी का आया, सभी का भूत बनाने में मजा आया, लेकिन अगर एक कोई खास पर्टिकुलर बॉलर की बात करें तो वो शोएब अख्तर थे। जी, क्योंकि वो इतनी तेज डालते थे और हमें डरा के रखते थे। जब भी हम लोग बाहर मिलते थे प्रैक्टिस में, कल देखता हूँ तुझे, कल तेरे हेलमेट तोड़ूंगा। और जब मैं अगले दिन 300 रन बनाता था तो मैंने कहा भाई तुझे तो हेलमेट, तो बैट भी नहीं टूटा, तो हेलमेट तोड़ने की बात कर रहा था। तो उनके साथ वो मजा आता था, वो गुफ्तगू करके। दोस्ती भी थी, खाना भी लाते थे हमारे लिए। तो पाकिस्तान में जब हम गए तो इतना बड़ा डेगचा भर के खाना लेके आए थे हमारे लिए, मटन। और हमारी पूरी इंडियन टीम ने खाया, तो लगभग हमने आधा खाया होगा। तो वो आए वापस अपना डेगचा लेने, तो उन्होंने कहा यार ये क्या है, तुमसे ये भी नहीं खाया गया? इतना तो मैं और मिसबाह उल हक अकेले खत्म कर दे पूरा। तो पूरा डेगचा भर के वो दोनों खाते थे। तो फिर अगले दिन जब मैंने रन मारे तो कहते थे कि भाई मैंने खाना भी खिलाया यार, तू मुझे ही मार रहा है। मैंने कहा खाना खिलाया इसलिए प्यार से मार रहा हूँ, अगर नहीं खिलाया होता तो शायद बदतमीजी से मारता। अच्छा, कुछ क्रिकेटर्स ऐसा कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग के दांत सबसे ज्यादा मजबूत है सभी खिलाड़ियों के बीच, ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे दांत काफी रूट कनाल कराई हुई है मैंने। और हम इसलिए कहते हैं कि मैं ओपनर था तो मैं बड़ी आराम से बॉटल खोल देता था दांतों से। मेरे पास आते इसलिए थे कि यार ये बियर की बोतल ले जरा एक बार खोल दे, तो मैं दांतों से टक करके खोल के उसको दे देता था। बट अब नहीं है, पहले जरूर थे मजबूत, अब काफी रूट कनाल हो गए हैं दांतों में। तो आपने कितनी बोतलें खोली होंगी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए? याद नहीं है, क्योंकि जब हम लोग लेटवेस जीते या जब हम लोग कोई भी सीरीज जीते तो पार्टी होती थी, तो बियर की बोतलें आती थी, क्योंकि ज्यादा और तो कोई हार्ड अल्कोहल तो कोई लेता नहीं था, तो बियर की बोतलें ही खोलनी पड़ती थी। तो पता नहीं कितनी खोलेंगे, अब तो याद भी नहीं है, गिनती भूल गया हूँ। और एक रात में आप कितनी खत्म करते थे? मैं खेलते वक्त बहुत कम मैंने बियर पी होंगी। वो भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड है कि जब मैच खत्म होता है तो दूसरी टीम के ड्रेसिंग रूम में जाते हो तो वहां पर वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आपको बियर दे देते, उनके साथ आपको एक बियर, तो एक बियर लेके पूरे 2-3 घंटे उनके साथ खड़े रहना पड़ता था, तो बियर भी गर्म हो जाती थी। तो क्योंकि मुझे शौक नहीं था अल्कोहल का, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपना खेल पे ध्यान देना है, तो ये एक चीज है जिसको मैं नहीं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, आकर्षित नहीं होऊंगा। स्मोक और अल्कोहल ये दो चीजें हैं जो मैं नहीं करता था खेलते वक्त। जी, आप जब बच्चे छोटे थे, प्रैक्टिस करते थे, तो आप स्कूटर पे बहुत घुमा करते थे और अपने स्कूटर पे आप नेहरा को बैठा के घूमते थे। मेरा सवाल ये है, क्या क्या उस दौरान कभी आपका चालान काटा पुलिस ने या सेटिंग करके बच निकले? देखिए जब मैं छोटा था तब तो स्कूटर तो कहाँ, साइकिल भी नहीं थी। स्कूटर तो जब मिला, जब मैं हाँ 18 के हो गए, रणजी ट्रॉफी में डेब्यू हुआ था, तब स्कूटर लिया था, क्योंकि उस समय 40-50 हजार रुपए मिलते थे, और वो स्कूटर जो पैसे भी आए थे वो आधे आते थे, तो उतने में स्कूटर भी नहीं आया, तो एक दोस्त से उधार लिए कुछ पैसे और फिर स्कूटर खरीदा। अब मैं नजफगढ़ से जाता था फिरोजशाह कोटला, तो नजफगढ़, राजा गार्डन, मोती नगर और करोल बाग, और उसके बाद मैं ITO पहुंचता था। तो नेहरा को पता चला कि यार तू नजफगढ़ से आता तो बीच में दिल्ली कैंट है, दिल्ली कैंट से क्यों नहीं आता? मैं कहना यार वो दूर पड़ता है, अलग हो जाता है। कह रहा नहीं नहीं, तू दिल्ली कैंट आ, फिर वहां से धोला कुआं, फिर वहां से सत्यमार्ग, और फिर इंडिया गेट, और इंडिया गेट से ITO। तो ठीक है, तो मैं फिर वो रूट बदला, तो आशीष नेहरा के घर जाता था। मैं पहुंचता था, उसको वेकअप कॉल देता था, उठाता था कि भाई उठ ले अब जाना है। तो उसके फादर उसके लिए नाश्ता बना रहे होते थे, तो अंडा ऑमलेट बनाते थे, दूध दे देते थे, मैं बैठा होता तो मेरे लिए भी ले आते थे, मैं अपना खाता था। फिर उसके फादर उठ के उसके कपड़े प्रेस करके बैग पैक करते थे, तो वो नीचे आता था, कह रहा यार ये भी खा ले, तो मैं उसका भी अंडा खा लेता था, दूध पी लेता था। तो उसके फादर कहते थे वाह यार दोनों लौंडों ने खत्म कर दिया, उन्हें पता नहीं था कि मैं ही खा गया। फिर मैं उसको पीछे बिठाता था और लेके जाता था। शर्त ये थी कि जाते वक्त मैं चलाता था और आते वक्त वो चलाएगा, तो वो शर्त थी, वो उसने नहीं भाई। चालान मतलब सुबह सुबह कौन पुलिस वाला खड़ा होता है रोड पे चालान काटने के लिए?
आते हुए जरूर मिलता था, उस समय हम अपने हेलमेट पहनते थे क्रिकेट के, रेड लाइट कभी जंप नहीं की जो चालान कटे, बट अगर कभी किट बैग होते थे दो, अगर उसके चक्कर में रोक लेता था तो वो देख के शक्ल छोड़ देता था कि यार खिलाड़ी लोग हैं, जाने तो कोई बात हरियाणा में आप स्कूल चलाते हैं, स्कूल में आमतौर पर पढ़ाई होती है, लेकिन क्या आपके स्कूल में स्पोर्ट्स पे जोर है ताकि बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलना चाहें उनको फोकस किया जाए? जी। मैं शुक्रगुजार हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने मुझे बुलाकर लैंड दी वहां पर और सहवाग क्रिकेट एकेडमी खोलने का मौका दिया, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल खोलने का मौका दिया। तो मेरे स्कूल में बेसिकली स्पोर्ट्स ओरिएंटेड स्कूल है, ज्यादा सीबीएसई कोर्स है, 1st to 12th पढ़ाई भी होती है, 9 से 3 पढ़ाई होती है और 4 से 7 बजे तक वहां पर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। क्रिकेट खास खेला जाता है, उसमें 25-26 विकेटें हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड है, बच्चों को वीकेंड पे मैचेस खेलने का मौका मिलता है। डिस्ट्रिक्ट की टीम में हमारे स्कूल के सारे बच्चे ज्यादातर खेलते हैं झज्जर से, क्योंकि वो काफी अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। फिर हरियाणा स्टेट के लिए भी 2 या 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर साल, पार्टिसिपेट करते हैं अंडर 16 अंडर 19 में। तो मेरा मानना ये है कि हर बच्चे को एक दो स्पोर्ट्स जरूर खेलने चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको पढ़ने की भी क्षमता बढ़ती है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी मसल पावर बढ़ती है, आपकी मेमोरी बढ़ती है, जिस जो आपको पढ़ाई में भी काम आएगी। पढ़ने के लिए आपको चेयर पे बैठना पड़ेगा, अगर फिट है तो आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, फिट नहीं है तो फिर आपको थोड़ी देर में दर्द होगा तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स जरूर खेलने चाहिए बच्चों को। हम लोग अपने स्कूल में सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, ये सब स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है और बच्चे वहाँ खेलते हैं 4 से 7 बजे तक और सुबह पढ़ते हैं 9 से 3 बजे तक। अब हम रैपिड राउंड फायर पे आ गए, आपसे फटाफट अंदाज में सवाल पूछेंगे और T20 अंदाज में आप छक्के चौके मार सकते हैं उस पर। जी। आज की डेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? ऋषभ पंत। क्यों? मुझे लगता है शायद थोड़ा मेरी तरह खेलता है, मजा आता है उसकी बैटिंग देने में, खासकर टेस्ट क्रिकेट में जब वो खेलता है तो 100 बॉलों से कम खेलता है, 100 रन बनाता है, तो वो देखकर मजा आता है। आईपीएल में आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी? दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ, अगर कल को हरियाणा की आएगी तो शायद हरियाणा की हो सकती है। वर्ल्ड वाइड अगर क्रिकेट की बात की जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम के बाद आप नंबर 2 पे किस टीम को मानते हैं जो आपकी फेवरेट है? ऑस्ट्रेलिया टफ टीम है, हराने में बड़ा मजा आता है क्योंकि इतने वर्ल्ड कप जीती, इतनी चैंपियनशिप जीती हैं और वो ग्राउंड पर आपको बहुत टफ कंपटीशन देते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया से आप 20 ओवर का मैच खेल रहे हो तो आपको 40 ओवर बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ती है उनको हराने के लिए। अगर आप 50 ओवर खेलते हो तो 100 ओवर बेहतर खेलना पड़ेगा, तब आप उनसे जीत सकते हो। अगर आपने एक ओवर भी इधर उधर किया तो आप उनसे हार जाओगे। जब आप क्रिकेट मैदान पे होते थे उस समय आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर था वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता? काफी प्लेयर थे उसमें, पाकिस्तान के भी थे, ऑस्ट्रेलिया के भी थे, इंग्लैंड के भी थे, तो बहुत सारे प्लेयर थे जो गुस्सा करते। हमारे टाइम में मुझे याद है हेडन, गिलक्रिस्ट स्लिप और कीपिंग करते थे तो वो पीछे से स्लेजिंग करते रहते थे। पाकिस्तान में तो शोएब अख्तर, मैंने आपको बताया, ये शाहिद अफरीदी एक थे, वो बड़ा गुस्सा करते थे। इंग्लैंड में फ्लिंटॉफ थे, वो बड़ा गुस्सा करते थे। तो काफी प्लेयर थे जो स्लेजिंग भी करते थे, गुस्सा भी करते थे, खासकर जो नया प्लेयर आता था दूसरी टीमों में उनके पीछे पड़ते थे। तो जब आपके समय में सबसे शांत टीम कौन सी थी? सबसे शांत टीम श्रीलंका थी हमारे टाइम में, बेचारे चुपचाप आते थे, हार के चुपचाप चले जाते थे। 2008 से लेकर 2011-12 तक हमने श्रीलंका को जहां मिले हर बार हराया है, वर्ल्ड कप फाइनल में भी हराया है, ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में भी हराया है, बायलैटरल में भी हराया है। उससे पहले हारे भी बहुत है 2001 से 2007 तक, लेकिन 2007-8 से लेकर 2011-12 जब तक 12-13 तक मैं खेला, हमने उनको हर जगह हराया, हर जगह धोया है। और सबसे ज्यादा गालियां कौन सी टीम देती थी? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बहुत गालियां देते थे। मुझे याद है जब मेरा पहला मैच था 1 अप्रैल 99 को, तो मैं मोहाली में खेल रहा था, ऐसे ही था, ड्रेसिंग रूम में बैठा था, आउट हुआ, मैं उतर के वहां से लाइन से शोएब अख्तर ने मुझे लिया और वो गालियां देनी शुरू करी 30 यार्ड सर्कल तक। फिर शाहिद अफरीदी को बुलाया, लाला तेरी बारी है, तो फिर शाहिद अफरीदी ने मुझे बहुत सारी गालियां दी, विकेट तक छोड़ा, फिर मैंने गार्ड लिया, कह अब खेल लूं, मैंने कहा उसको अब खेल लूं, जा और कितनी गालियां देगा। तो पंजाबी की ठेठ गालियां उन्होंने मुझे दी और मैंने 2 बॉलें खेली, 1 रन बनाया, आउट हो गया, ढेर सारी गालियां सुनी। फिर मुझे था कि भाई मैं जब दोबारा खेलूंगा ये गालियां इन्हें ना सूद समेत लौटाऊंगा। फिर हम लोग पाकिस्तान के वनडे भी जीते, टेस्ट भी जीते और वो सारी गालियां सूद समेत लौटाई पाकिस्तान को। और सबसे ज्यादा खाने का शौकीन कौन सी टीम थी? भारतीय टीम ही हो सकती है खाने में भी, क्योंकि बाकी और तो आप देखेंगे बहुत फिट टीमें हैं, उबला हुआ खाना खाती है, सैलेड खाती है। हमारे यहाँ
ड्रेसिंग रूम में शादियों वाला खाना लगता है, बटर चिकन, पनीर मखनी, दाल मखनी, रोटियां, नान, चावल, ये मिलता है। आई थिंक भारतीय टीम के ही प्लेयर आज की डेट में, पता नहीं, क्योंकि आज की डेट में तो भारतीय प्लेयर भी वो हो गए हैं कि बिल्कुल अपने डाइट के हिसाब से चलते हैं, गिना चुना खाते हैं, प्रोटीन ज्यादा लेते हैं। हमारे टाइम में तो एक पैक वाले लोग थे, आज 6 पैक वाले लोग हैं। और सबसे ज्यादा पार्टियां कौन सी टीम करती थी? ऑस्ट्रेलिया। जीतो यारों ने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रात को आपको बार पे ही मिलेंगे, पार्टी मोड में ही रहते? बिल्कुल पार्टी मोड में। तो आप लोगों को बुलाते थे कभी कि आओ पार्टी करते हैं? नहीं, ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर जाते थे कोई, लेकिन टीम को कभी नहीं बुलाया। वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाओ तो वहाँ एक ट्रेंड है कि आप मैच खत्म हो चाहे जीतो हारो, आप उनकी ड्रेसिंग रूम में जाते हो तो फिर वहाँ उनके ड्रेसिंग रूम बियर्स होती हैं, तो आपको बियर पकड़ाते हैं, आप एक एक दो दो बियर पीते हो, अपने बातें करते हो 1-2 घंटा, और फिर उसके बाद अपने ड्रेसिंग रूम जाके पैक करके आप वापस होटल चले जाते हो। और सबसे ज्यादा भारतीयों को पसंद करने वाला प्लेयर कौन था? पाकिस्तानी, क्योंकि उनको लगता था कि हम उनसे सुपीरियर हैं, हम उनसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फिर श्रीलंकन, हमारे पड़ोसी देश, उन्हें भी लगता था कि यार हम आईपीएल में अगर इंडियन होते तो इंडिया के मतलब आईपीएल खेलते हमें ज्यादा पैसे मिलते, एज ओवरसीज प्लेयर कम मिलते हैं। तो ये 2 टीमें हैं जो भारतीय प्लेयरों को बहुत पसंद करती हैं, बहुत आओ भगत करती हैं। चलिए, आखिरी सवाल एक आपसे लेते हैं। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में स्कूल भी है आपका, हरियाणा में चुनाव भी है। क्या इस चुनाव में हम वीरेंद्र सहवाग को एक राजनेता बनने की ओर जाते हुए देखेंगे? मैं 2014 के चुनावों से ये सुन रहा हूँ कि मैं हरियाणा में इलेक्शन जब भी आता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बट हम लोग सारी उम्र ना एक कॉन्ट्रैक्ट पे खेले हैं बीसीसीआई के, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिलते थे। अगर कोई पार्टी चाहेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी मेरे साथ, पैसे देगी, तो शायद मैं लड़ लूं। बट अभी तो कोई मूड नहीं, अभी तो कोई मूड नहीं। लेकिन आपको ऑफर तो आए कई बार। मैं बोल रहा हूँ 2014 से लेकर आज तक मेरे को ऑफर आ रहे हैं। अभी पिछले इलेक्शन में भी ऑफर थे कि आप आइए, लेकिन पैसे नहीं दे रहे। कोई खुल के बात नहीं कर रहा है। तो आप जाते हैं, चुनाव भी लड़े, एमएलए एमपी भी बने और पैसे भी ले। भाई वो काम है ना, उनकी पार्टी के लिए मुझे वो काम करना पड़ेगा, सुबह उठ के जाना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए पैसे तो मिलने चाहिए, सैलरी तो मिलनी चाहिए ना अच्छी खासी। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरी कोई एक पार्टी, जो अच्छा काम करे वो पार्टी होनी चाहिए। मैं एक कर दूंगा, मैं बायस आप तो इनको सपोर्ट कर रहे हो, कल को हेडलाइन बन जाएगी, वहां से फिर मुझे कॉलें आएंगी, आप हम फेवरेट है, तुम्हारे पास आइए इलेक्शन लड़ेंगे। तो अच्छा काम करे वो पार्टी में। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, कोई भी मिनिस्टर एमएलए अच्छा काम करता है तो मैं करता हूँ, उसके पास जाता हूँ, मिलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर एक जवाब ने आपके बता दिया है कि आप राजनेता तो बन चुके हैं, पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो इसलिए पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। आज की डेट में तो नहीं बन सकता। पता नहीं अगर 5 साल 10 साल बाद मैं वो पॉलिटिकली करेक्ट होने लग जाऊं तो शायद बन जाऊं, तो अभी तो मुझे कोई आसार लग नहीं रहे। वर्ल्ड वाइड अगर आप लीडरशिप को देखें पूरी दुनिया, तो आपका पसंदीदा नेता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री और कौन हो सकता? आप जिस देश में रहते हो, देश के प्रधानमंत्री तो बेस्ट नेता आप कह सकते हो। के नेतृत्व में भारत का बहुत नाम हुआ है बाहर के देशों में। अब जब बाहर के देशों में जाते हो तो आप बहुत सुनते हो कि इंडिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं पिछले 10 सालों में, उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो हमारे देश की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सहवाग जी, बड़ी कैंडिडेट बातचीत रही, आपसे बातचीत में मजा आया और उम्मीद है पाठकों को भी मजा आया होगा, दर्शकों को भी मजा आया होगा। इस सेशन का अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री सैनी जी का होगा। संभवतः वो आने ही वाले हैं या आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।